चलिए ध्यान देंगे आप। आज शेष जो मौलिक अधिकार में यानी कल क्लास में जो शेष बचा था उसके विषय में अब जानकारी हासिल करेंगे। तो कल आपको हमने पढ़ाया था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना। ये दो अधिकार कल हमने पढ़ाया था आप लोगों को। आज देखेंगे शोषण के विरोध अधिकार। तो शोषण के विरोध जो अधिकार है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक में है। तो एक एक करके आप देख लेंगे। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरोध अधिकार है। शोषण के विरोध अधिकार, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक में है, ठीक ना। अब देखेंगे कि अनुच्छेद 23 में क्या है। अनुच्छेद 23 ये मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक ना। 23 में क्या है, इसका पहला पॉइंट बना लेंगे, मानव व्यापार पर प्रतिबंध। मानव व्यापार पर प्रतिबंध, ठीक ना। यानी मानव का खरीद फरोख्त आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसका बेगारी पर प्रतिबंध। बेगारी पर प्रतिबंध यानी बलात् श्रम पर प्रतिबंध। बेगारी का मतलब बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी जो बिना भुगतान कराई गई मजदूरी होती है, यानी ठीक ना, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है इसमें। अब देखेंगे अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में यह उल्लेख है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जोखिम भरे कामों पर नहीं लगाया जा सकता है। इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जोखिम भरे कामों पर नहीं लगाया जा सकता। जोखिम भरे कामों पर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक ना। जैसे खानों पर, कारखानों में, ठीक ना, और बंदरगाहों पर, ठीक ना। ये जो जोखिम भरे काम है इस पर नहीं, यानी 14 वर्ष से कम की उम्र के बालकों को नहीं लगाया जा सकता इन कामों पर, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब देखेंगे चौथा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो चौथा मौलिक अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में, ठीक है। अब एक एक अनुच्छेदों से हम अवगत होंगे। जैसे अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक ना। आप अंतःकरण से स्वतंत्र है, किस धर्म को आप मानना चाहते हैं, और धर्म का प्रचार प्रसार है इसी में। धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है। अब अनुच्छेद 26 देखेंगे। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, यानी धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक ना। यानी धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता का मतलब धर्म के क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है चीज, ठीक ना। अब अनुच्छेद 27 देखेंगे। अनुच्छेद 27 यानी अनुच्छेद 27 में क्या है, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए
चंदा देने या न देने की स्वतंत्रता। ठीक ना, इस पर कोई बाह्य दबाव नहीं डाला जाएगा। तो इसमें आपका वर्णन है, किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए, विशेष धर्म के बढ़ावा के लिए चंदा देने या न देने की स्वतंत्रता। चंदा देने या न देने की स्वतंत्रता। ठीक ना बाबू। अब देखेंगे अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है, यानी अनुच्छेद 28 में है राजकीय शिक्षण संस्थानों में यानी धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो वित्त पोषित यानी जो आपके शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक ना, तो यहां लिख लेंगे राजकीय शिक्षण संस्थानों में, राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध। धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक ना। अब एक बार और पुनरावृत्ति कर लेंगे। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है, इसी में धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख है, यानी धर्म के क्रियाकलापों से संबंधित है ये। उसके बाद अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए चंदा देने या न देने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 28 में राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक ना। अब आप देखेंगे ये आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी 5वां मौलिक अधिकार क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक ना। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक में। ठीक ना। अब देखिए अनुच्छेद 29 में क्या वर्णित है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो अनुच्छेद 29 और 30 है ये अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। ठीक ना। तो ये देखेंगे कि अनुच्छेद 29 में क्या वर्णित है। अनुच्छेद 29 इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, उनकी भाषा, उनकी लिपि का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के आर्थिक हितों का संरक्षण, उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनकी संस्कृति का यानी क्या संरक्षण। तो ये 29 में है। इसमें क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के, अल्पसंख्यक वर्गों के आर्थिक हितों का संरक्षण, आर्थिक हितों का संरक्षण, उनकी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण। ठीक ना बाबू। ये आपका 29 में वर्णित है। अनुच्छेद 30 देखेंगे, ये भी अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ा है। अनुच्छेद 23 इसमें क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। इसमें क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। ठीक है ना। तो ये आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित जो भी अनुच्छेद आप जान गए। अब देखेंगे संवैधानिक विचारों का अधिकार। मिटा देना इसको।
6वां मौलिक अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 32 में। ये जानते हैं, ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक ना? यानी लेकिन यदि पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो देश का प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन यानी बी आर अम्बेडकर को जोड़कर पूछता है कि संविधान की आत्मा, बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को, भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है, इसको उन्होंने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा है। अब इसमें क्या है कि उपयुक्त जो अधिकार है, यानी उसकी रक्षा के लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप रिट दाखिल कर सकते हैं, ठीक ना? तो अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, यदि कहीं आपके अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए आप अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के यानी सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 32 के द्वारा एससी में यानी सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल किया जाता है, ठीक ना? और अनुच्छेद 226 के द्वारा एचसी यानी हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया जाता है, ठीक ना? और रिटों की संख्या कितनी है? यानी एससी या एससी के द्वारा कितने रिट जारी किए जाते हैं? 5। उसमें 5 में आप देख लेंगे कि पहला आपका जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। पहला रिट का नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक ना बाबू? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति या अपराधी को बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है, ठीक ना? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, ये आपका जो है जब किसी व्यक्ति या किसी अपराधी को बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर या अंतराल में 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है, ठीक ना? इसका मतलब ये होता है। अब देखेंगे दूसरा जो है परमादेश। दूसरा रिट मिटा देना। दूसरा रिट जो है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि मैं आदेश देता हूं। कौन? सुप्रीम कोर्ट। मैं आदेश देता हूं किसको? सरकारी कर्मचारियों को कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। यानी सुप्रीम कोर्ट परमादेश रिट जो है मैं आदेश देता हूं। कौन? एसी, सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि इसको सरकारी कर्मचारियों को कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह आदेश किसके लिए है? यानी परमादेश का मतलब आदेश किसको? सरकारी कर्मचारियों को। तो यह जो आदेश दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को, यह आदेश सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें। अपने कर्तव्यों का पालन करें।
ठीक ना। तो ये सरकारी कर्मचारियों से संबंधित परमादेश है, ठीक ना। अब आप देखेंगे तीसरा जो रीट है प्रतिषेध है। तीसरा रीट कौन सा है? प्रतिषेध। जानते हैं ये जो होता है ऊपरी न्यायालय जो होता है निचले न्यायालय को यह आदेश जारी करता है। जैसे यह प्रतिषेध जो होता है, यह जो ऊपरी न्यायालय है वो निचले न्यायालय को यह रीट जारी करता है। जैसे एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना, उच्च न्यायालय को जारी करता है। और ये जो उच्च न्यायालय जो है यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है। ये जो होता है अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है। और कहता है कि जो उक्त केस आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ठीक ना, आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ये केस ये मेरे पास आने दो, या इस केस को मेरे पास आने दो। ठीक ना। प्रतिषेध ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को जारी करता है। जैसे एससी यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को। और इसमें यह कहा गया है कि उक्त केस आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, इस केस को मेरे पास आने दो। ठीक ना। अब देखिए चौथा जो रीट है उत्प्रेषण। चौथा क्या है? उत्प्रेषण। यह भी प्रतिषेध की तरह है, ठीक ना। यह भी कब जारी किया जाता है? यानी जो ऊपरी न्यायालय है अपने निचले न्यायालय को ये आदेश जारी करता है और कहता है कि जो लंबित केस है या ये मेरे पास आने दो, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ठीक ना। तो ये यानी इसमें भी ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय को जारी करता है। ठीक ना। कि जो लंबित केस है वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ठीक ना। ये मेरे पास आने दो। ठीक ना। आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उक्त केस को मेरे पास आने दो। ठीक ना। उक्त केस को मेरे पास आने दो। ठीक ना। अब देखेंगे पांचवा जो रीट है अधिकार परीक्षा है। ठीक ना। पांचवा रीट का नाम क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। ठीक ना। यानी वह व्यक्ति जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम किया है, ऐसे व्यक्तियों पर यह रीट जारी होता है। ठीक ना। तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 भी आप जान गए। ठीक ना। तो आज यहीं तक रहने दें।